अब लिखिए अगला अधिनियम भारत परिषद अधिनियम। अब क्या लिखेंगे? 1892 डाल लीजिए हेडिंग। इंडियन पीनल कोड से हमें क्या मतलब है? यहाँ आईपीसी हमें नहीं पढ़ना है यहाँ। अब उसको बीएनएस एक्ट कहते हैं, वो आईपीसी आईपीसी हमें नहीं पढ़ना है। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में विधि आयोग बनाया गया था, उसने सारे नियमों को कंपाइल किया था, तब 1860 और 61 में आपका इंडियन पीनल कोड आया था, भारतीय दंड संहिता आई थी। नहीं, ये नहीं पढ़ाना है। जब आप लोगों का दरोगा का बैच चलेगा तो स्पेशल क्लास के अंतर्गत आप लोगों को बीएनएस एक्ट हम पढ़ा देंगे, पुलिस एक्ट पढ़ा देंगे। तो जब आपका दरोगा का बैच चलेगा स्पेशल तब तो पढ़ाएंगे। हमें 25 लेक्चर में संविधान पढ़ाना है, तो अगर हम आपका बीएनएस एक्ट पढ़ाएंगे और यूपी पुलिस एक्ट है वो पढ़ाएंगे, तो फिर ये कब पढ़ाएंगे? उसकी क्लास अलग से जब दरोगा वाला बैच आपको चलेगा, जब फॉर्म आएगा तो पढ़ लीजिएगा, बता दीजिएगा, हफ्ता 10 दिन लगेगा, पढ़ा देंगे। हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिलेबस है हमें ये पढ़ाना है कि ना कि भारतीय दंड संहिता पढ़ाना है। ठीक है, वो नहीं पढ़ाना है बेटा। वो भी है लेकिन वो दरोगा वाले बैच में है। किस वाले बैच में है? दरोगा वाले बैच में है। जब दरोगा का फॉर्म आएगा इकट्ठा आप लोग हो जाइएगा, पढ़ा देंगे। दरोगा का फॉर्म भरी हो गया? तब कहीं टेंशन ले रहे हैं? हाँ, जब फॉर्म आएगा तो भरना, तो बताना, पढ़ाया जाएगा। परमिशन वहां से ऊपर से ले लिया जाएगा, एक स्पेशल बैच पढ़ा दिया जाएगा। अगला लिखो बेटा, भारत परिषद अधिनियम 1892। चलो, इसमें 2 पॉइंट है, पहले आप लोग लिख लो, फिर समझाते हैं बेटा। लिखिए, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1897 की क्रांति, 1885 में कांग्रेस की स्थापना, 1885 में किसकी स्थापना होती है? कांग्रेस की स्थापना, 1878 में इलबर्ट बिल विवाद, इलबर्ट बिल विवाद, इलबर्ट बिल विवाद। अभी बताते हैं क्या है। आदि घटनाओं ने 1892 के भारत परिषद अधिनियम, 1892 के भारत परिषद अधिनियम पारित करने के लिए अंग्रेजों को बाध्य किया। भारत परिषद अधिनियम को पारित करने के लिए अंग्रेजों को बाध्य किया। अच्छा, ये इलबर्ट बिल विवाद क्या था बेटा? इलबर्ट अंग्रेजों को बाध्य किया। बिल विवाद ये क्या था? ये लॉर्ड रिपन के समय आया था भाई। लॉर्ड रिपन सबसे अच्छा वायसराय माना जाता है। ये फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है।
भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। बताइए ये इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? ये आईएएस में भी पूछा गया था एक बार 2012 या 13 में। इल्बर्ट बिल विवाद का क्या मतलब था? इतिहास पढ़ाया गया होगा, कोई बात नहीं। इल्बर्ट बिल विवाद का मतलब ये था, जो पहले दो तरह के जज होते थे, एक अंग्रेज जज होते थे और एक भारतीय जज होते थे। अगर एक अंग्रेज और एक उसमें भारतीय का मुकदमा है, मान लीजिए एक अंग्रेज है, उसका लड़ाई झगड़ा किसी भारतीय मेंबर से हो गया, तो इस मुकदमे की सुनवाई भारतीय जज नहीं करता था, इसकी सुनवाई कौन करता था? अंग्रेज। दो अंग्रेज आपस में लड़ जाएं या एक अंग्रेज एक भारतीय आपस में लड़ जाए या कोई विवाद हो, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? अंग्रेज जज। इस तरह के मुकदमे भारतीय जज को सुनने का कोई अधिकार नहीं था। इल्बर्ट बिल में क्या कहा गया? लॉर्ड रिपन ने कहा कि चाहे दो अंग्रेज हो या एक अंग्रेज हो, चाहे दो भारतीय, इससे कोई मतलब नहीं। अब भारतीय जो जज होगा वो भी यह मुकदमा सुनने का क्या होगा? अधिकारी होगा। यानी एक अंग्रेज है एक भारतीय है, तो भारतीय जज भी मुकदमे की क्या करेगा? सुनवाई करेगा। यानी जो भारतीय जजों के अधिकार क्षेत्र थे, अंग्रेजी जजों को क्या कर दिया गया? बराबर कर दिया गया। इससे अंग्रेज बड़े नाराज हो गए, क्योंकि जो अंग्रेज जज होता था वो अपने लोगों का फेवर करता था और उसी के पक्ष में फैसला सुना देता। इंडियन हार जाते थे। यही था इल्बर्ट बिल विवाद। इसमें भारतीय जजों को अंग्रेज जजों के समान अधिकार दिया गया, क्योंकि पहले नहीं था। ये पूछा गया, यूपीएससी ने क्वेश्चन को पूछा है। अब बता ले जाएंगे, बाकी इतिहास में पढ़ाया जाएगा। हमारा इतना ही पार्ट था, ठीक है। आगे लिखिए, बात देखिए, अगला पॉइंट लिखिए। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर, परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, किंतु मत विभाजन और अनुपूरक प्रश्न पूछने से वंचित रखा गया। किंतु मत विभाजन और अनुपूरक प्रश्न पूछने से वंचित रखा गया। अभी सब समझा देते हैं, 2 पॉइंट और लिख लो, इकट्ठे समझा देते हैं। अगला लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन पूर्व सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और इस अधिनियम का एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए माय डियर, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय, इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय
विधान परिषदों में, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। सीमित और परोक्ष लिख लेंगे ना, रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में नहीं किया गया था। हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में नहीं किया गया था। हाँ, चुनाव शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में नहीं किया गया। अब इसको समझ लीजिए, ये खत्म करें फिर 1919 का अधिनियम पढ़ाएं। अब देखो बेटा इस 9 का कार्य पहला, अच्छा देखो इसमें एक हमने पॉइंट लिखवाया है कि भारतीयों को बजट पर यह चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते थे, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं और ना ही इस पर वोट दे सकते हैं। मत विभाजन, वोटिंग राइट नहीं होगा। इसका क्या मतलब होता है? अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं, वो तो 0 और में पूछा जाता है। ऐसे समझिए, जैसे ये भाई साहब, क्या नाम है आपका साहब? हाँ, दीपक शर्मा। मान लीजिए दीपक शर्मा वित्त मंत्री है, बना दे वित्त मंत्री, बन जाओ 2 मिनट के लिए। आपका क्या नाम है साहब? हाँ, रविकांत मान लीजिए मेंबर हैं किसके? काउंसिल के। इन्होंने जब बजट पास हो रहा था तो दीपक जी से पूछा कि एजुकेशन या सिंचाई, मान लो सिंचाई के लिए कितने लाख रुपए स्वीकृत किए गए? इन्होंने कहा साहब 5 लाख रुपए। अब आप ये नहीं पूछ सकते हैं इनसे कि 5 लाख का नलकूप के लिए खर्च होगा, या नहर खुदवाई जाएगी, या कुएं खुदवाए जाएंगे। ये प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं। आई बात समझ में? इसे कहते हैं कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आप बाजार जाते हैं, ये भाई साहब पूछे कहाँ जा रहे हैं? आप कहें बाजार। अब वो कह रहे हैं, ये नहीं पूछेंगे हाथी से आप जाएंगे कि घोड़े पे जाएंगे कि गधे पे बैठ के जाएंगे, ये नहीं पूछ सकते हैं। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहा, आपने आंसर दे दिया। मतलब क्वेश्चन में क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आप डिबेट नहीं कर सकते। इसे कहते हैं अनुपूरक प्रश्न। आगे उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज है मत विभाजन, कि उस पर कितने लोग उसके पक्ष में है, कितने विपक्ष में है, ये कोई राइट भारतीय को नहीं। आई बात समझ में? मतलब वह बजट पास होना ही होना है। दिस इज द मीनिंग। क्लियर? और अगला पॉइंट हमने क्या लिखाया है? हाँ, जैसे आज के जैसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है तारांकित, एक होता है अतारांकित, एक होता है अल्पकालिक सूचना दे करके। तो अगर कोई सार्वजनिक हित का मामला है, कहीं कोई विस्फोट हुआ है, बवाल हुआ है, बाढ़ आई है, बीमारी महामारी आई है, ऐसे अगर मामले हैं तो 6 दिन पूर्व सूचना आप दे देंगे। किसको? जिससे पूछना होगा, प्रश्न मंत्री जो भी होगा, तो आप उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। आज भी ये नियम है। अल्पकालिक सूचना कम से कम 10 दिन पहले आप दे दीजिए, तो आप क्या करेगा? वह आपको सदन में लिखित रूप से या ओरल आंसर देगा। क्लियर?
दूसरी बात, इसमें इनडायरेक्ट चुनाव की व्यवस्था की गई, हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो जो मेंबर चुने जाते थे तो लोकल बॉडीज से चुने जाते थे, जिला परिषदों से चुने जाते थे, या चेंबर ऑफ कॉमर्स जो व्यापार मंडल के मेंबर होते थे वहां से चुने जाते थे। आम जैसे आप लोग वोट करते हो इस तरह से वोटिंग नहीं होती थी। जो इनके चिंटू पिंटू होते थे उन्हीं को ला करके अपॉइंटमेंट कर देते, जैसा कि 12 लोगों को राज्यसभा में किया जाता है। राज्यों के गवर्नर ऐसे बनाए जाते हैं, जो पार्टी में बुढ़े बुढ़े नेता हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं, सरेआम होते हैं, उनको लाके चिपका दिया जाता है, बोले तुम गवर्नर बनेगा। समझ में आया भाई? क्लियर? जैसे विधान परिषद, जैसे आपकी विधानसभा है, ये राज्य का हो गया। केंद्रीय का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो केंद्रीय विधान परिषद यानी कि सेंट्रल, और राज्य विधान का मतलब प्रांतीय यानी कि स्टेट। हाँ, कोई नहीं कर सकता भाई। हम लोग अंग्रेजों के गुलाम के, वो लोग आपस में कर सकते, अंग्रेज मेंबर अंग्रेज कर लेगा, भारतीयों के पास अधिकार नहीं था। मतलब इंडियन जो मेंबर होते तो उनके पास ये राइट नहीं था। बाकी तो अपना कुछ भी सवाल जवाब करें, और दोनों अंग्रेज तो कहीं सवाल जवाब करेंगे भाई। अब एक ही पार्टी के हो तो क्यों सवाल जवाब करोगे? करो, कभी कोई नहीं पूछता है, ये अपने हैं सब, सवाल जवाब करेंगे तो कमियां बाहर आएंगी। तो अपने लोगों को कोई दिक्कत नहीं करता है, और अंगुली कहां की जाती है? दूसरे। ठीक है, समझ में आया? अगला लिखिए 1909 का भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम। अरे 2 डाउट पूछिए, एक ही क्यों पूछ रहे हैं? पूछिए। बेटा, संविधान ने 2 क्वालिफिकेशन राज्यपाल के लिए किया है, 35 साल उम्र हो और भारत का नागरिक हो। यही संविधान ने 2 क्वालिफिकेशन नियुक्त किया। यह एक परंपरा है कि उस राज्य का ना हो, दिस इज द परंपरा। कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। तो अगर ये जरूरी नहीं है कि उस राज्य का हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। संविधान ने सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन फिक्स किया है, भारत का नागरिक हो और 35 साल उम्र हो, ताकि नो क्वालिफिकेशन मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, इसका मतलब हो सकता है। आंसर क्या है? हो सकता है। क्लियर? लेकिन नॉर्मली बनाया नहीं जाता है, दूसरे राज्य में ही बनाया जाता है। यह एक परंपरा है। ठीक। भारत पर इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो क्या कहते हैं? सुधार। मार्ले कौन था? भारत सचिव था, भारत राज्य सचिव था या भारत सचिव था। मिंटो कौन था? वाय सराय था। अब देखिए इस अधिनियम में होता क्या है। 1905 में बंगाल का विभाजन कर देता है कौन? लॉर्ड कर्जन। एक व्यक्ति है जिनका नाम है आगा खां। आगा खां एक व्यक्ति होता है, प्रिंसिपल रहता है, देखो उसका मैं नाम भूल रहा हूं। ये अलीगढ़ में एक स्कूल होता है, अलीगढ़ में एक इंग्लिश स्कूल होता है, वहीं का एक अंग्रेज प्रिंसिपल रहता है। ये आगा खां को उकसाता है। क्या करता है? उकसाता है कि तुम लोग लॉर्ड मिंटो से मिलो। किससे मिलो? लॉर्ड मिंटो से, क्योंकि मुस्लिम की आबादी कम थी, हिंदू की ज्यादा थी। तो अब ये हुआ कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर लड़े थे और अंग्रेजों की पूरी जड़ें हिला दी थी। तो अंग्रेज इस बात से वाकिफ थे कि भारत में शासन तभी हम कर सकते हैं जब हिंदू और मुस्लिम को क्या करें? लड़ाएं, इनको अलग करें। इसी उद्देश्य से
ये जो है आगा खां को भड़काया, कहा कि तुम लोग जाओ लॉर्ड मिंटो से मिलो और अपने लिए आरक्षण की मांग करो विधानसभा में और प्रांतीय विधानसभा में और केंद्रीय विधानसभा में, परिषद में, जिससे जैसे आजकल महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है, SC ST का आरक्षण है, ऐसे ही तुम लोग अपनी डिमांड करो। तो आगा खां क्या किया, 1906 में अक्टूबर नवंबर के समय आगा खां लॉर्ड मिंटो वायसराय से शिमला में जाकर के मिला। कहा मिला? शिमला में। और कहा कि हम लोगों को रियायतें दो, कुछ छूट दो। लॉर्ड मिंटो ने कहा ठीक है, आप लोगों को छूट दी जाएगी। कुछ गुरु मंत्र भी इनको दे दिया कि जाओ तुम लोग अपनी कोई पार्टी बना लो। क्या बना लो? पार्टी वार्टी टाइप का संगठन बना लो। ये आता है ढाका। ढाका जानते हैं कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी। यहीं का एक नवाब होता है समीमुल्ला खान। क्या होता है? समीमुल्ला खान होता है। ये ढाका का नवाब होता है, इसी के यहाँ मीटिंग होती है और यहीं पर जन्म होता है मुस्लिम लीग का। अब मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक संस्था बन गई जहां से अपनी आवाज उठा सकते थे और इन्होंने लगातार डिमांड करना शुरू कर दिया 1906 के बाद कि हमें चाहिए रिजर्वेशन, प्रतिनिधि चाहिए। तो इसने क्या किया, लॉर्ड मिंटो ने इसी अधिनियम के द्वारा एक सिस्टम डेवलप किया, पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट, या इसको सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या था कि जो मुस्लिम होगा, उम्मीदवार जो होगा, जो चुनाव लड़ेगा, उम्मीदवार जो होगा वह मुस्लिम होगा, वोट देने वाला भी मुस्लिम होगा, तो जीतने वाला भी मुस्लिम होगा। ठीक है? इसी को क्या कहते हैं? पृथक निर्वाचक। यही इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता है। वनडे एग्जाम में आएगा तो यही आए। ठीक, एक दो छोटे छोटे चिंटू पिंटू पॉइंट और हैं, वो भी लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, लिख डालिए। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं भाई? हाँ हाँ, चलिए लिखिए। सोच रहे हैं आज पूरा खत्म करके तब चला जाए लखनऊ। निपटा दे। ओ लेवल, अरे ओ लेवल करते रहना, पूरा तो कर लेने दो। दो अधिनियम और पढ़ लो, 35 और 19 समझा दे रहे हैं। 35 और 19 आप PDF नोट दे रहे हैं, लिख लेना। समझा पूरा दे रहे हैं, ठीक है? समझा देंगे, लिखवाएंगे नहीं, PDF नोट भी डलवा देंगे, नोट कर लेना। ये ठीक रहेगा तो अधिनियम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10-10 में टाइम बच जाएगा। अब मजा वाला अब आ रहा है। बोरिंग वाला आज खत्म, अब फंडामेंटल राइट शुरू करेंगे। अब मजा आएगा पढ़ने में। ये देखो, जिसको फीडबैक खराब करवाना हो वही पढ़वा लो, बच्चे उसका पक्का फीडबैक खराब कर दीजिए। लेकिन हम पहले यही पढ़ाते हैं कि बच्चों को पहले देखो तो वो चीज समझाओ जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा भागता है। बात को समझिए, ये जितनी कड़वी दवा होती है वो बड़े काम की होती है। दवा जो अच्छी होती है बड़ी कड़वी होती है। ये कड़वी दवा है। यहां से बच्चे घबरा जाते हैं, भागना शुरू करते हैं तो पढ़ते नहीं है। हम सबसे पहले इसी को पढ़ाते हैं कि बच्चे को जब वही पढ़ाओगे पहले वही पन्ना खोलेगा तो पढ़ते 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 उसको याद हो जाएगा। समझ रहे हैं? आज इस टीचर को फीडबैक खराब करवाना ही पढ़वा देगा, पक्का तुम लोग खराब लिख के दोगे। होता यही है नॉर्मली, समझ गए? लेकिन हम जानते हैं कि हम पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चे गड़बड़ नहीं करते हैं कहीं। लिखो, लिखिए, डालिए हेडिंग पृथक निर्वाचन। लिख लीजिए, डालिए हेडिंग पृथक निर्वाचक मंडल। डालिए हेडिंग पृथक निर्वाचक मंडल या सांप्रदायिक। हाँ, उसके अंदर ये सब हेडिंग रहेगी। यस,
डालिए, पृथक निर्वाचक मंडल डाल लिया। लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए, इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक, लिख लेंगे ना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आबलिक पृथक निर्वाचक मंडल, आबलिक समझते हैं ना, माने दोनों में से एक, आबलिक, आबलिक पृथक निर्वाचक मंडल, क्या बोल रहे हैं, इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आबलिक पृथक निर्वाचक मंडल। मान लो कहीं पूछ लिया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, आप लोग कहेंगे ये क्या है, उसका मतलब वही होता है, पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया, का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव, जिसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे। अगला पॉइंट लिख लीजिए, मुस्लिम मतदाता ही करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो कहीं लिखा होगा, ये देखिए यहां लिखा है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, परिषद के सदस्यों को, परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने, बजट की विवेचना करने तथा अनुपूरक प्रश्न, बजट की विवेचना करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया, तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया। अगला लिख लीजिए, एक पॉइंट खत्म हो जाएगी। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को पहली बार, सत्येंद्रनाथ सिन्हा को पहली बार वायसराय की, सत्येंद्रनाथ सिन्हा को पहली बार वायसराय की कार्यपालिका परिषद में, कार्यपालिका परिषद में, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में, प्रथम वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। क्लियर? एक दो पॉइंट है वो आप हमको पीडीएफ भेजेंगे तो उससे देख करके लिख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। इसमें लॉर्ड मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखा था, ये एक इंटरेस्टेड पॉइंट है ये। मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखा था, कहा था हम नाग के दांत बो रहे हैं। क्या बो रहे हैं? नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका जो फल होगा बड़ा भीषण होगा या जहरीला होगा।
मतलब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ कट मर जाएंगे, और वही आज तक हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये है, ये लिखा था। क्लियर। अब लिखिए 1919 का अधिनियम, ये समझ लेंगे आप लोग। अब 35 दोनों समझा दे रहे हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ दे देंगे, लिख लीजिएगा आप लोग। 1900 डाल लीजिए, 1919 का भारत शासन या परिषद अधिनियम। देखिए यहां 19 कितनी बार लिखा है बेटा? 2 बार। इससे 2 बातें निकल करके आती हैं। पहला, भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत इसी अधिनियम से हुई। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किससे हुई थी? 1919 के अधिनियम से। दूसरा देखिए बेटा, द्विसदनी व्यवस्था, जो आपकी लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा, सॉरी लोकसभा और राज्यसभा है, 2 सदनी व्यवस्था, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 की शुरुआत इसी अधिनियम से किया गया। भारत में द्विसदनी व्यवस्था कब की गई थी? 1919 के अधिनियम से। तो यह 2 पॉइंट आप कभी मत भूलिएगा। यहाँ 19 कितनी बार लिखा है? 2। जब भी एग्जाम में पूछा द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम से, तो क्या बताएंगे? 1919। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत किससे हुई थी? 1919। अब बात आती है कि द्वैध शासन होता क्या, व्हाट इज द डायनार्की। देखो इसमें क्या किया गया था, जो विषय का मतलब समझते हैं, जैसे आप यहाँ 7वीं अनुसूची है संविधान, इसमें 3 लिस्ट है। एक को संघ सूची कहते हैं, एक को हम लोग राज्य सूची कहते हैं, और एक को हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। इस अधिनियम में क्या किया गया, राज्य और संघ के बीच विषयों का बंटवारा कर दिया गया। जो केंद्र के स्तर के महत्व के थे उसको केंद्र सरकार को दे दिया गया, जो राज्य के स्तर के थे, जैसे सिंचाई है, जेल है, चिकित्सा है, यह राज्यों को दे दिया गया। यानी कि विषयों का क्या कर दिया गया? बंटवारा। जो केंद्र के महत्व थे वो केंद्र सरकार ले ली, जो राज्य के महत्व के थे वो राज्य सरकार को दे दी गई। यानी इस अधिनियम के द्वारा जो विषय थे, सब्जेक्ट थे, विभाग थे, उसको 2 भागों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। तो जो राज्य के विषय थे, जो राज्यों को मिला, जो राज्य के विषय थे, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक को कहा गया हस्तांतरित विषय, यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट। एक को कहा गया रिजर्व या आरक्षित विषय। जैसे ट्रेन में लिखा होता है ना, अनारक्षित जनरल कोच, एक होता है आरक्षित कोच। तो इसमें एक आरक्षित हो गया, एक हस्तांतरित हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? द्वैध शासन प्रणाली की जो राज्य के विषय थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया। अब क्या था, ये जो हस्तांतरित विषय था, जो राज्य का राज्यपाल होता था, जिसको गवर्नर कहा जाता था, यह जब शासन राज्य में करता था, जो हस्तांतरित विषय हैं यह मंत्रियों के सलाह पर करता था। किसके सलाह पर? मंत्री के सलाह पर। जो आरक्षित विषय थे तो गवर्नर को सहायता देने के लिए अलग से इसकी एक परिषद होती थी, और ये इस विषय पर यह अपने परिषद के मेंबर के सलाह पर काम करता था। और जो इस परिषद के सदस्य होते थे ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, मतलब इनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता था। और जो हस्तांतरित विषय थे ये मंत्रियों की सहायता से काम करता था, तो यहाँ मंत्रियों से विधानसभा में सवाल जवाब किया जाता था। मजे की बात देखो,
जो महत्वपूर्ण विषय थे जैसे वित्त, राजस्व, ये इधर चला गया। मलाई वाला विषय अलग कर लिया और जो आंगनू बांगनू विषय थे वो इधर डाल दिया, भारतीयों को दे दिया। बड़े मांग कर रहे थे कि हमको प्रतिनिधि दो, हमको सरकार भी दो, कहा दे दो भाई, लॉलीपॉप पकड़ा दिया इनको ही। और इनके पास विभाग भी अच्छे नहीं और सवाल जवाब भी इन्हीं से किया जाएगा। आई बात समझ में? विभाग बिना मतलब के, अब मान लो पैसे वाला विभाग ये ले रहे हैं, बिना पैसे वाला तुमको मिल जाए और सवाल जवाब तुमसे किया जाए, मलाई ये काटी। ये व्यवस्था की द्वैध शासन व्यवस्था। समझ में कुछ आ रहा है? क्लियर की आल क्लियर? आल क्लियर? देखो, राज्य के विषय को दो भागों में बांट दिया गया, एक हस्तांतरित और एक रिजर्व। रिजर्व पर गवर्नर अपने परिषद के सदस्य के सलाह से काम करता था। इसके जो मेंबर होते थे परिषद के, उनसे विधानसभा में कोई सवाल जवाब नहीं होगी, जबकि इधर सवाल जवाब होगा। यही था द्वैध शासन प्रणाली। बाकी हमने डिटेल में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। मैंने बहुत साफ साफ स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। समझाने वाला काम मैंने कर दिया, लिखने वाला काम आप लोग करेंगे। अगला क्या किया गया? जो 1909 के अधिनियम में सिर्फ मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, पृथक निर्वाचक मंडल, उसको बढ़ा दिया गया। अब यह सिखों को भी दे दिया गया, ईसाइयों को भी दे दिया गया, यूरोपियंस को भी दे दिया गया। मतलब इसका क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया गया, पंजीरी बांट दी गई सबको। ठीक। और एक इसमें और इंपॉर्टेंट बात थी, ये कहा गया इस अधिनियम की 10 वर्ष के बाद समीक्षा की जाएगी, यह अधिनियम कितना सफल हुआ। इसके लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी जिसका नाम था साइमन कमीशन। क्या नाम था? साइमन कमीशन। यही जो साइमन कमीशन था 1927 में बना था और भारत फरवरी 1928 में आया था। यही साइमन कमीशन था, इसी अधिनियम की जांच करने के लिए आया था। उसमें कोई भारतीय मेंबर नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। हाँ, 2 साल पहले आ गया, क्योंकि वहां 2 पार्टी थी, एक लेबर पार्टी थी और एक कंजर्वेटिव। जो लेबर पार्टी थी वो भारतीयों के आजादी का समर्थक थी, कंजर्वेटिव पार्टी भारतीय आजादी के समर्थक नहीं थी। तो कंजर्वेटिव पार्टी को डर था कि कहीं अगली बार चुनाव हार ना जाए और अगला लेबर पार्टी ना आ जाए, इसलिए उसने 2 साल पहले ही नियुक्ति कर दी। आई बात समझिए? क्लियर? 1919 क्लियर? तब अगला एक और पढ़ लें भाई हम लोग, देखें भाई इसमें कुछ छूटा छाटा तो नहीं। चलो द्वैध शासन हो गई, अलग कर दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ईसाइयों को दे दिया गया, ठीक। बाकी हाँ, लोक सेवा आयोग के जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके गठन की बात की गई थी। हालांकि बना 26 में था, लेकिन इसी अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी। इसे पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, इसे यूपीएससी जो है। लेकिन बना कब था? 26 में। ये इस अधिनियम के मेन क्या थे? फीचर थे। अब हम लोग बात करेंगे 1935 के, और ये अंतिम अधिनियम होगा। 47 वाले में ज्यादा कुछ है नहीं, जो एक पॉइंट है उसी से ज्यादा है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई, तुम लोग यार थक जाते हो यार, बताते नहीं तो हम डर जाते हैं कि क्या पढ़ा दिया यार आप लोगों को, कि जो पल्ले नहीं पड़ा। हाँ बताओ काहे टेंशन में ले लेती हो अभी से, मार मुंह पे हाथ वाथ रख के। हाँ? इतना पढ़ लिया कि सर दर्द कर रहा। सर दर्द वही कंडीशन में आता है जो समझ में ना आए। नहीं? हाँ? आल के लिए। चलो ऐसा कुछ नहीं है यार, पढ़ोगे आएगा, ऐसा कुछ नहीं।
देखो, यह अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें 321 सेक्शन थे। कितने सेक्शन थे? 321। ये पूछा जाता है कि सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम कौन था? 1935 का था। 321 धाराएं, 14 भाग और 10 अनुसूचियां थी। भाग इसमें कितने थे? 10। अनुसूचियां कितनी थी? 14। और सेक्शंस या धाराएं कितनी थी? 321। तो सभी अधिनियमों में ये सबसे बड़ा अधिनियम था, 1935 का अधिनियम। इसमें क्या किया गया? केंद्र और राज्यों के बीच 3 सूचियां बनाई गई। सब्जेक्ट का बंटवारा कर दिया गया। एक को कहा गया संघ सूची, एक को कहा गया राज्य सूची, एक को कहा गया समवर्ती सूची। 3 सूचियां बनाई गई इस अधिनियम से। अब इसमें विषय भी रखे गए। केंद्रीय सूची में कितने विषय रखे गए? 59। इस समय की नहीं, पहले वाली बात हो रही है। इसमें 54, इसमें 36 ये विषय रखे गए। इसमें किस समय 100 है, इसमें कितना है? 61। इसमें कितना है? 52। ठीक है, इस समय की बात नहीं हो रही, ये 35 की हम बात कर रहे हैं। अब आज से कंपेयर मत कर लेना, सर आपको इतना बताया था आज इतना है। ये हम बात कर रहे हैं 1935 के अधिनियम की। ये जो है इतने विषय रखे गए। ठीक, अब देखो इसमें और क्या किया गया। दूसरा इसका फीचर, जो प्रांतों में, राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब यह द्वैध शासन व्यवस्था केंद्र के स्तर पर लागू की गई। सिर्फ कहा गया लेकिन लागू नहीं हो पाया था। द्वैध शासन व्यवस्था जो राज्यों में लागू किया गया था 1919 में, अब इसको कहां लागू कर दिया गया? केंद्र में लागू किया गया, लेकिन केंद्र में यह इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इसी अधिनियम के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी। किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसी अधिनियम के द्वारा 1937 में बर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं, भारत से क्या हो गया? अलग हो गया। म्यांमार जिसे बर्मा कहते हैं, पहले बर्मा कहा जाता था, 1937 के अधिनियम द्वारा क्या हो गया? अलग हो गया। इसी अधिनियम के द्वारा 1937 में एक फेडरल कोर्ट, जिसे संघीय न्यायालय कहते हैं, की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? संघीय न्यायालय। जो आज आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसका पहले नाम क्या था? संघीय न्यायालय। उसी के जगह उसका स्थान किसने ले लिया है? सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, और इसका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ भाई। और तो कुछ इसमें है? हाँ, क्या चीज? हाँ, 1937 में चुनाव कराए गए थे। हाँ, प्रत्यक्ष मान लो, जो भी मान लो, ठीक है। हाँ, संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। ये इसके मेन फीचर्स हैं। बाकी जो बेटा फीचर हैं वो हमने नोट्स में लिख दिया है, उसको आप लोग देख लेना। बाकी और कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक 1947 का है तो उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, लिख लेना, 1-2 पॉइंट है, समझा देंगे। अब जो आप लोगों को पूछना है वो पूछ लो। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या हो गया? खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक आपको संविधान सभा पढ़ाया जाएगा। संविधान सभा और देशी रियासतों का एकीकरण, देशी रियासत का एकीकरण, ये एक दिन में हम खत्म कर देंगे। देन वी स्टार्ट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसमें 1800, हाँ हाँ, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, पढ़ो, पूरा पढ़िए।
जैसे गैर सरकारी का मतलब जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता था, व्यापार मंडल होता था, लोकल बॉडीज होता था, वहां से डायरेक्ट उनको अपॉइंटमेंट कर दिया जाता था, उनका रियल में कोई चुनाव नहीं होता था। ऐसे समझ लो, जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लो, जैसे 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या कर देता है, डायरेक्ट राज्यसभा में मनोनीत कर देता है। तो ऐसे ये होते थे, इनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर दिया जाता था। ये कोई भी प्राइवेट व्यक्ति हो सकता था, कोई भी नॉर्मल नागरिक, जो खास करके वो लोग होते थे जो अंग्रेजों के वो समझ गुलाम नहीं, वो चापलूस समझते हो, चापलूस वही लोग होते थे, उन्हीं लोगों को रखा जाता था। अरे एक नहीं, 2 ले लो। और किसी कुछ पूछना है भाई? नहीं? तो अगली आपका टॉपिक ये पढ़ाया जाएगा, इसका नोट तभी हम ग्रुप में डलवा दे रहे हैं। सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और प्लस क्या हमने पढ़ा दिया आप लोगों को, यूनियन और हाँ वो प्रस्तावना और संघ राज्य क्षेत्र, ये पढ़ाया है ना। इसका हमें कंप्लीट नोट मंडे को चाहिए। किसी भी की कॉपी चेक करेंगे, अगर नहीं बता पाया आप लोग को दीवार में चिपका के छिपकली बना देंगे। याद रखना, कोई भी बहाना नहीं कि मेरी मम्मी की मौसी की भैंस का कान टूट गया, ये हो गया, कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूज। बंद कर दो इसको, कोई एक्सक्यूज नहीं। जितना हम पढ़ा रहे हैं